हेलो बैटरी फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ, राइट। और इसके अलावा जो लाइव सेशंस में आजकल जो पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है, इट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी क्लास 12, और वो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो 9 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और जो भी ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं या जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, उनके लिए वो लेक्चर्स जो हैं वो बेनिफिशियल है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज का अपना सेशन, ठीक है, और चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन इंटरफेस, ठीक है। जीवन या ज्ञापन ऑफ इंटरफेस। तो देखो ज्ञापन क्या होता है, ये इंटरफेस की एक स्टेज है, ठीक है। इंटरफेस क्या है बेसिकली, अगर इंटरफेस को तुम समझो तो यहाँ पर जो एक सेल साइकिल या सेल डिवीजन जो होगा वो अंडर टू फेज होता है। एक इंटरफेस है जिसके अंदर G1 S एंड G2, और G2 फेज के बाद एम फेज आ जाती है जहां पर हम बोलते हैं माइटोसिस या मियोसिस। तो हम इसको माइटोसिस मियोसिस किस टर्म्स में बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, है ना, ठीक। तो अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स अगर देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है वो देखेंगे। तो न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, अभी मैंने आपको बता दिया कैरियोकाइनेसिस में होता है। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ठीक। अब ये देखो डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये इंटरफेस के तो अंदर होता है, लेकिन ये जीवन में नहीं, ये एस फेज में होता है। थर्ड है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। तो रीऑर्गेनाइजेशन कब होता है, जब एक पर्टिकुलर जो डिवीजन है प्रोसेस वो कंप्लीट हो रहा होता है, या हम कहते हैं कि साइटोकाइनेसिस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट पे अगर हम आए तो इट इज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है, प्रिपरेटरी फेज होती है फॉर अंडरगोइंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो एस फेज में। तो एस फेज से ठीक पहले जो फेज है इट इज अ G1 फेज, ठीक है। तो G1 फेज का जो करेक्ट आंसर है इट इज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होंगी सारे पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। This is called quiescent stage या G0 phase. This process occurs at the end of, देखो जो एक पर्टिकुलर सेल साइकिल होती है अगेन इंटरफेस एंड एम फेज में डिवाइडेड। तो अगर कोई एक सेल होता है वो डिवाइड एक पर्टिकुलर राउंड में डिवाइड हुआ, उसके बाद वो सेकंड टाइम डिविजन के लिए नहीं जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं G0 फेज। अब हमने बोला कि G1 फेज के बाद तो S फेज आ जाती है, बिकॉज G1 मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज भी है और साथ ही साथ वो डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए जा रही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में होंगे, लेकिन एस फेज ही वो फेज है जिसके कंप्लीट होने पे या तो वो एस फेज में जाएगा या तो फिर वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, फर्दर डिविजन्स के लिए नहीं जाएगा। तो यहाँ पर some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called G0 phase. This process occurs at the end of, इसका करेक्ट आंसर होगा G1 फेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है meiotic division of the secondary oocyte is completed. तो सेकेंडरी oocytes की जो स्टेट है वो कम कंप्लीट होती है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये क्लास 12 रिप्रोडक्शन चैप्टर से, लेकिन रिप्रोडक्शन में जब हम गैमीट पढ़ते हैं तो गैमीट प्रोसेस जो है वो सेम वही है जो हमने पढ़ा है मेयोटिक डिविजन्स के अंदर, ठीक है, मेयोटिक डिविजन्स या मियोसिस के अंदर, यानी रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इसका करेक्ट आंसर है कि एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म with the ovum, the secondary oocyte stages get completed, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ अ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस अकर्स ड्यूरिंग। तो आपको ये बताना है कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कब फॉर्म होते हैं। देखो तो अगर प्रोफेज 1 की स्टेजेस की बात करें तो प्रोफेज 1 जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, इसके अंदर सब फेजेस आ जाती हैं, 5 सब फेजेस। और ये 5 सब फेजेस किस फॉर्म में है,
लेट ज़ेब्रा पास डार्क डोर। ठीक है, आपने अगर ये निमोनिक्स नहीं देखे तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके ओल्डेस्ट वीडियो में जाओगे तो आपको फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे सेल साइकिल सेल डिविजन्स के निमोनिक्स पे है, जो कि आपको ये पूरी फेजेस की जो नेमिंग है आपको याद करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, आप देखना जरूर उसको। तो एल जो होता है लेप्टोटीन होता है, जेड इज जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्सेस। तो साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं बेसिकली जेड फेज के अंदर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे सिनेप्सिस बनते हैं। सिनेप्सिस यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स या बाइवेलेंट स्ट्रक्चर्स। और पैकेटीन के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये जो प्रोफेस बने धीरे धीरे कंप्लीट हो रही होती है। बट यहाँ पर अभी क्रॉसिंग ओवर्स के जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस या सिनेप्स जो होते हैं, ये डिसोल्यूट होने लगते हैं। तो ये स्टेज बेसिकली होती है डिप्लोटीन के अंदर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डिप्लोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू नीटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। तो देखो सेल साइकिल सेल डिविजन्स के अंदर चाहे हम माइटोसिस की बात करेंगे चाहे हम मियोसिस की बात करेंगे, वहां पर जो इक्वेटोरियल प्लेट होगा, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट का काम ही यही होता है कि वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स को एक सेंटर पे लाए, प्रॉपरली अलाइन करे। ठीक, तो जब ये अलाइनमेंट होगी, ठीक है, जब ये अलाइनमेंट होगी तो ये अलाइनमेंट बेसिकली कहां से होती है, बेसिकली जो सेंट्रोमियर स्ट्रक्चर्स हैं इस पे नीटोकोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मेटाफेज का काम है। प्रोफेज 1 के अंदर तो जो सेल्स होगा उसका कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, आपके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल होना शुरू होंगे, राइट, क्रोमैटिड से क्रोमोसोम्स बनेगा। उसके बाद जो क्लियर विजिबिलिटी है या डिवीजन से पहले जो इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे कब आते हैं, जब मेटाफेज स्टेज में होते हैं। और मेटाफेज स्टेज में ही स्पिंडल फाइबर्स भी अटैच होते हैं नीटोकोर, जो कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऑन द सेंट्रोमियर, इस पे हमारा क्रोमोसोम्स अटैच होता है कुछ इस तरीके से ना, इस तरीके से स्पिंडल जो है अटैच होगा। या आप मान लो कि ये आपका सेंट्रोजोम है, और सेंट्रोजोम और सेंट्रोमियर में भी डिफरेंस है। ठीक है, वीडियोस देखना पता चलेगा, नहीं तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन्स, अरेंज देम इन अ सीक्वेंस फ्रॉम स्टेज 1। आपको ये स्टेजेस बतानी, अभी आपको मैंने जस्ट बताया इंटरफेज, एक फेज इंटरफेज है जिसके अंदर G1 S एंड G2 है। फिर एम फेज आ जाता है जिसके अंदर ऑल फेजेस हैं जो कि कैरियोकाइनेसिस को फॉलो करती हैं। ठीक है, एंड देन इट इज साइटोकाइनेसिस। अच्छा, एम फेज के अंदर आपको अगर सीक्वेंसेस दिए जाएंगे तो एग्जाम में ये भी करा जा सकता है कि कैरियोकाइनेसिस की कोई एक फेज दे दी, जैसे एना फेज, बाकी सारे G1 S G2, और आपको एक दे दिया एना फेज, और फिर लास्ट में आपको जैसे दे दिया साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो भी बिकॉज वो पर्टिकुलर एना फेज भी किसका पार्ट है, एम फेज का है, तो वो उसी सीक्वेंस में ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो ये सीक्वेंस जो फॉलो कर रहे हैं पैटर्न्स, E G1 synthesis is S, G1 S, G2, and then it is karyokinesis, and then we have cytokinesis, right? एक प्रॉपर इसका सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मैच द फॉलोइंग, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन सारी चीजों पे ज्यादा आते हैं ना। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सब स्टेजेस दे दी हैं, राइट। सब स्टेजेस किसकी, प्रोफेज की, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बताई, और इसको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट वन इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस, देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा ऐसे जो ट्रिक बताइए उसको याद रखना, लेट ज़ेब्रा पास डार्क डोर। ठीक, अब देखो एल से हमारा होता है लिप्टोटीन। ठीक है, लिप्टोटीन वो स्टेज है जहां पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स ही होंगे और क्रोमोसोम्स आपको थ्रेड लाइक फॉर्म में इस तरीके से दिखते हैं। उसके बाद जब ज़ाइगोटीन स्टेज आती है तो सिनेप्सिस बनते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स के फॉर्म में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर बेसिकली सिनेप्सिस जो फॉर्म होंगे पहले वो बनाते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पैकेटिंग, जहां पर
रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर्स होती है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स फॉर्म होता है। फिर आता है हमारा इट इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस बेसिकली क्या है, डिप्लोटीन के बाद, जस्ट अभी हमने क्वेश्चन देखा था डिसोल्यूशन ऑफ सैनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद डायकाइनेसिस स्टेज आती है जो कि लास्ट स्टेज है प्रोफेज के अंदर। और ये क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। कियास्मेटा क्या होते हैं, एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको सिंपल समझना, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, अब ये दूसरे के साथ इस तरीके से पेयर कर रहा है, तो ये जो पेयरिंग हो रही है यहाँ पे, इसको कियास्मा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके करेक्ट सीक्वेंसेस अब आप देख लो, डायकाइनेसिस का आपका करेक्ट सीक्वेंस है टर्मिनलाइजेशन नंबर 1 A, then it is packeting. Packeting is a crossing over, it is B, then it is zygotine. Zygotine is the synaptonimal complexes, it is C, and diplotin, leptotin, it is first stage where chromosomes looks like thread, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आप देखो क्या इस क्वेश्चन में नोट करोगे कि यहाँ पर एक साइड में 4 ऑप्शंस हैं और एक साइड में आपके पास 5 ऑप्शंस है, तो जो मोस्ट करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उसी के साथ आपको जाना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे अलाइनमेंट ऑफ टेट्राड्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। दूसरा देखो, चलो इसको भी समझो। पहली चीज बोला इसने अलाइनमेंट ऑफ टेट्राड्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, तो अलाइनमेंट ऑफ टेट्राड्स कब होगा, मेटाफेज स्टेज के अंदर, है ना, मेटाफेज स्टेज के अंदर। सेकंड है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी कब बनती है, जब रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। रिकॉम्बिनेशंस कहाँ होते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज का पार्ट है, पैकेटीन, ठीक है। तो अगर इसकी जगह आपको पैकेटीन भी दिया गया है या कियास्मेटा दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर इससे रिलेट करके ऑप्शंस दिए गए हो तो आप इनके साथ जाओगे, ठीक है। तो दिस इज ए, देन दिस इज क्रॉसिंग ओवर, देन सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशंस मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, आपने वीडियोस देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि सेंट्रियोल से एक तो एस्टर्स फॉर्म होते हैं और सेंट्रियोल्स जो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशंस जो होते हैं ये कब हो रहे होते हैं, जब सिंथेसिस फेज होती है डुप्लीकेशंस, ये तभी डुप्लीकेट कर जाते हैं, यानी कि ये डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं फॉर द अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट के काम के लिए, या स्पिंडल फॉर्मेशंस होती हैं और क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होगा तो दोनों पोल्स होंगे, तो सेंट्रोमियल्स का डुप्लीकेशंस हो जाता है एस फेज पे ही। साइटोकाइनेसिस, नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। अब ये बताओ साइटोकाइनेसिस एनाफेज के बाद होती है टीलोफेज के बाद? एनाफेज के तो बाद टीलोफेज आता है ना, टीलोफेज तो वापस हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर कंपोनेंट्स, तो टीलोफेज इज देन द साइटोकाइनेसिस। तो लास्ट वाला आपका हो गया इट इज डी, और ये ऑप्शन जो है इसका कोई भी साथी यहाँ नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। आगे स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस में देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनाफेज begins when the cohesion proteins are cleaved. Next is cohesion is responsible for chromosomes condensation during cell division. In light of the above statement, choose the correct answer. अब देखो कोहेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब कोई चीज किसी को अटैच करे, स्टिक्ड रखे, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो यह है कि एनाफेज begins when the cohesion proteins are cleaved. क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि एक जब एनाफेज होती है तो एनाफेज में हम क्या देखते हैं, जैसे जो हमारे सेंट्रियोल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं या स्पिंडल फाइबर जिनसे अटैच्ड होते हैं, है ना, इस तरीके से, चलो सिंपल सा बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जैसे अटैच्ड है, सिंपल ही समझ लो, है ना, इजी है। चलो अब जब एनाफेज स्टेज आएगी तो ये इधर मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और ये वाला जो है इधर मूव करेगा। तो अब जब ये मूव करेगा तो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे स्पिंडल फाइबर में, तो क्लीवेज, जब क्लीवेज शुरू होगा यानी कि ये दो जो हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट कब होंगे, तब यहाँ पे कोहेशन प्रोटीन्स जो है ये क्लीव होंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो है वो बेसिकली क्रोमोसोम कंडेंसेशन से रिलेटेड है, और कंडेंसेशन में क्या होता है, बेसिकली टीलोफेज के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स होते हैं।
तो कोहेशन प्रोटीन यहाँ रोल नहीं प्ले करते रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज द रेडियल एरे ऑफ शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम ईच सेंट्रोसोम्स is termed as सेंट्रोसोम्स से बनते हैं एस्टर्स। इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे ना, ये वाले, ठीक है। तो ये एस्टर्स होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। द ड्रग स्वाइनोलाइड sequester actin dimers and blocks the function of actin. Which of the following aspect of the animal cell cycle would be most disrupted by स्वाइनोलाइड? देखो, ये जो बेसिकली ड्रग है ये इनहिबिट करता है एक्टिन्स को। एक्टिन्स क्या होते हैं? एक्टिन्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। तो एक्टिन को अगर यहाँ पे इनहिबिट किया जाएगा इस पर्टिकुलर ड्रग से, तो इनहिबिशन के प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जैसे जो सेल होता है, ठीक है, जब कंप्लीट हो जाती है स्टेजेस, तो डिविजन्स के टाइम पे यहाँ पे एक फरो लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से बनना शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, टीलोफेज के अंदर। तो फिलोफेज के बाद जब ये डिवीजन होगा तो यहाँ पे डिवीजन होता है फरो लाइक स्ट्रक्चर। अब फरो कैसे बनता है? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो ये स्प्लिटिंग कौन इनहिबिट कर देगा? ये पर्टिकुलर ड्रग। तो इसके इफेक्ट किस पे होंगे? एक्टिन पे। एक्टिन ब्लॉक किसको कर देगा? क्लीवेज, फरो फॉर्मेशन एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से फर्दर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा आंसर 4th, ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, राइट। सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में और शाम में आज 9 बजे फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर्स के साथ। चलो फिर, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।